आपके लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, एमटीएस, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए लाइव में और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्लास, यानी कि सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों आप लोग का कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, सवाल है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अंगद देव। याद रखिएगा, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अगर हम बात करते हैं गुरु नानक के बारे में, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे। याद रखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। अगर हम बात करते हैं गुरु नानक के बारे में, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1469 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा 1469 ईस्वी को पाकिस्तान के तलवंडी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पाकिस्तान के तलवंडी जो वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, सवाल है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु नानक ने 1469 ईस्वी को। याद रखिएगा, 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था। सवाल है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अंगद देव। अगर हम बात करते हैं गुरु नानक के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो पाकिस्तान यानी तलवंडी में हुआ था। याद रखिएगा, तलवंडी में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी वर्तमान में कहां पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में तलवंडी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बात करते हैं कि गुरु तेग बहादुर के बारे में, आपको पता होगा गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था औरंगजेब। किसने करवाया था? औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था। कब करवाया था? 1675 ईस्वी को। ठीक है, देखिए औरंगजेब क्या है दोस्तों? ये इस्लाम धर्म के था। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म को कबूल करने की बात कही थी, तो गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। ठीक है, कब किया था? 1675 ईस्वी को। याद रखिएगा कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कब की थी? तो 1675 ईस्वी को औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की सर काट दिया था, यानी कि कलम कर दिया था, यानी कि हत्या कर दिया था। तो सवाल था कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये 1699 में हुआ था। याद रखिएगा, 1666 में हुआ था। 1666 में किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1699 ईस्वी को। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ के स्थापना किए थे। खालसा, ठीक है, याद रखिएगा कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह। याद रखिए कब स्थापना किए थे? तो 1699 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के स्थापना किए थे, गुरु गोविंद सिंह। सवाल है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरुआत की थी। अगर हम बात करते हैं गुरु नानक के बारे में, ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? तो ये हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक है। अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। याद रखिएगा कि इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में। ठीक है, किनका? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गुरु अंगद देव, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है सेकंड नंबर सवाल है दोस्तों कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सवाल क्या है दोस्तों कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिएगा, सत्रिया जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा दोस्तों, किस राज्य का? तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी। नाम सुने होंगे, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करते हैं असम का, क्या हो जाएगा? असम का हो जाएगा दोस्तों सत्रिया। ठीक है, सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या है दोस्तों? मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद केरल का एक और क्या है दोस्तों? कथकली। याद रखिएगा, कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली। ठीक है, कथकली जो है ये केरल का हो गया मोहिनी अट्टम और कथकली। याद रखिएगा, केरल का मोहिनी अट्टम, कथकली। असम का क्या हो जाएगा? सत्रिया। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। याद रखिएगा
कि भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम क्या है, ये जो है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो सवाल क्या था कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा केरल का, और तमिलनाडु क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। तो सवाल है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है यह स्थापित किया गया था सिंदरी में, याद रखिएगा, सिंदरी में स्थापना कब किया गया था, प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापना जो किया गया था, इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1951 को, याद रखिएगा 1951 को उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था, सिंदरी में, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजमुंद्री कहां पर था दोस्तों, तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है राजमुंद्री, कहां स्थित है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, किस नदी किनारे, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है राजमुंद्री। अगर हम बात करते हैं कि बल्लारपुर जो है दोस्तों, ये बल्लारपुर यहाँ पे कागज उत्पादन कंपनी है बल्लारपुर में। अगर हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था, तो ये सिंदरी में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कब स्थापित किया गया था, 1951 में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करते हैं रानीपेट, याद रखिएगा दोस्तों कि उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया गया था, उर्वरक कारखाना, ठीक है, उर्वरक कारखाना, ठीक है, उर्वरक कारखाना कहां स्थापित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था रानीपेट में। कहां किया गया था, रानीपेट में। कब किया गया था, 1906 में किया गया था, याद रखिएगा 1906 में किया गया था। और रानीपेट कहां पड़ता है, तो रानीपेट है दोस्तों तमिलनाडु में। रानीपेट कहां है, रानीपेट है जो तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है, रानीपेट, याद रखिएगा तमिलनाडु। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो एम.के. स्टालिन है। कौन है, एम.के. स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये भी आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु राजधानी क्या है दोस्तों, तो तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, वर्तमान में एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, याद रखिएगा वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है दोस्तों जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन, ठीक है, याद रखिएगा एम.के. स्टालिन जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कहां के, तमिलनाडु के, ठीक है, याद रखिएगा। तो सवाल है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था, सिंदरी में स्थापित किया गया था। रानीपेट में किया गया था 1906 में। उर्वरक कारखाना स्थापना किया गया था 1906 में, याद रखिएगा, ठीक है। राजमुंद्री कहां है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा कि राजमुंद्री जो है ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है दोस्तों ये 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा कि 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। गोदावरी नदी कहां से निकलती है, तो नासिक से निकलती है, याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक के त्रिवेंद्रम से गोदावरी नदी निकलती है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने 4 नंबर सवाल है कि निम्मू बाजगो, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्मू बाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर स्थित है। सवाल क्या है दोस्तों कि निम्मू बाजगो जो है ये नामक बांध है कौन सी नदी पर स्थित है, ये सिंधु नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, सिंधु नदी पर स्थित है दोस्तों निम्मू बाजगो बांध। अगर हम बात करते हैं कि निम्मू बाजगो बांध नामक बांध जो कौन सी नदी पर स्थित है, सिंधु नदी। सबसे पहले सिंधु नदी कहां से निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील, ठीक है याद दोस्तों, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील, याद रखिएगा दोस्तों कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है 2900 किलोमीटर। अगर बात करते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितना है, तो 2880 किलोमीटर, याद रखिएगा 2880 किलोमीटर ये सिंधु नदी की लंबाई है। उसके बाद गोदावरी नदी की लंबाई कितना है दोस्तों, तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के नासिक, याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है कौन, तो गोदावरी नदी। नासिक किस नदी किनारे स्थित है, तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों।
तो निम्बू बाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ये सिंधु नदी पर स्थित है, निम्बू बाजगो बांध। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1482 किलोमीटर। गंगा नदी 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को 29 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि देखिए तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदी निकलती है, कौन कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, एक और नदी है सतलज नदी। याद रखिएगा कि सतलज नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। याद रखिएगा 3 नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे पहले तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सांगपो। ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि सबसे पहले भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसको? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम में प्रवेश करती है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाता है माजुली द्वीप। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा द्वीप बनाता है दोस्तों माजुली द्वीप, ये भी आपको ध्यान रखना है। माजुली द्वीप बनाता है ब्रह्मपुत्र नदी। सवाल पूछ सकता है कि माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो माजुली द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कि कहां बनाती है? तो ये असम में बनाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गंगा नदी को। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर देखिए सबसे पहले तो गंगा नदी इधर से बहती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए आती है। यहाँ पे दोनों जो मिक्स होता है ये क्या निर्माण करती है? मेघना बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? यानी कि आप कह सकते हैं मेघना। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब दोनों मिक्स हो जाती है तो वो मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना। ठीक है, तो सवाल क्या था कि निम्बू बाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ये सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई 1880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1462 किलोमीटर, गंगा नदी का 2525 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहां बनाती है? तो असम में बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है 24 याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 24 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। सबसे पहले जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, यानी कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। और न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि यूएनओ में टोटल कितने देश शामिल है दोस्तों? यूएनओ में टोटल 193 देश शामिल है। याद रखिएगा 193 देश शामिल है यूएनओ में। याद रखिएगा, और 193 जो देश है दोस्तों, 193 देश है दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा दक्षिणी सूडान है दोस्तों 193 देश, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी क्या होता है? जिसकी राजधानी होता है दोस्तों जुबा। याद रखिएगा जुबा इसकी राजधानी होता है। किसका? दक्षिणी सूडान एक देश है जो 193 देश है यूएनओ का, इसका राजधानी क्या होता है?
जुआ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 7 अप्रैल, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि WHO जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है दोस्तों, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब स्थापना हुआ था WHO का, WHO का मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो WHO का जो मुख्यालय स्थित है ये जिनेवा में स्थित है। कहां स्थित है, जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है, जिनेवा, याद रखिएगा कि जिनेवा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करते हैं 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 8 अक्टूबर को वायु दिवस मनाया जाता है। याद रखिए वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायु सेना दिवस, याद रखिएगा कि वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि 9 लिख सकते हैं यहाँ पे 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को, याद रखिएगा दोस्तों कि 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा थल सेना दिवस, ठीक है दोस्तों, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, मिट्टी दिवस, और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा मृदा दिवस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 5 दिसंबर को मृदा दिवस, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है, नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नौ सेना दिवस, ठीक है। तो सवाल था क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 5 दिसंबर को मृदा दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, ठीक है। याद रखिएगा 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और 22 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 22 अप्रैल। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल हम लोग का दोस्तों कि ओडिशा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ई ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई ऑप्शन नंबर 1 नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। क्या देखिएगा कि भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ई ऑप्शन नंबर में आप लिख सकते हैं कि ओडिशा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ई मार सकते हैं हम, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां स्थित है दोस्तों, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा कि कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको ध्यान देना है कि कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा ये कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि कह सकते हैं इसका नाम क्या है, नया नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है दोस्तों, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी कि यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये कहां स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान देना है, सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है दोस्तों, ये भी ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां स्थित है, ओडिशा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं ओडिशा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो ओडिशा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ओडिशा किस राज्य से अलग होकर राज्य बना था, तो ओडिशा अलग होकर बना था बिहार से, ठीक है, याद रखिएगा। तो ओडिशा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये भी कहां से दोस्तों, हीराकुंड
बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी। इसकी लंबाई कितना है महानदी का? लगभग इसका जो लगभग लंबाई है 554 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों? 554 किलोमीटर, ये लगभग में याद रखिएगा। हीराकुंड बांध जो क्या है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में स्थित है। ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर जो है दोस्तों ये किसका राजधानी है? ये उड़ीसा राजधानी। यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोणार्क मंदिर भी दोस्तों उड़ीसा में, याद रखिएगा कि कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में। इसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, ठीक है, याद रखिएगा। पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? तो कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ओडिशा में क्या क्या स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों कहां से दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, हम बता दिए हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में रामनंदा नेशनल पार्क है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने कि भारत के कितने राज्य समुद्र सीमा के साथ साझा करता है? याद रखिएगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र सीमा के साथ साझा करता है। सबसे पहले अगर जानते हैं कि भारत के टोटल 9 राज्य, याद रखिएगा भारत के टोटल 9 राज्य जो है ये समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा कि भारत के टोटल 9 राज्य ये समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम बात करते हैं सबसे पहला हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा। याद रखिएगा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा। चौथा लिख सकते हैं कर्नाटक केरल। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक। और चौथा पांचवा क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल जो है ये क्या है दोस्तों? पांचवा। छठा क्या लिख सकते हैं? छठा हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु। जिसका मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान तमिलनाडु के? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। याद रखिएगा एम.के. स्टालिन जो वर्तमान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। सातवां क्या हो जाएगा दोस्तों? सातवां हो जाएगा एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। आठवां क्या लिख सकते हैं? ओडिशा। याद रखिएगा ओडिशा। ठीक है दोस्तों, और नौवां क्या हो जाएगा दोस्तों? नौवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। यानी भारत के टोटल 9 राज्य है। याद रखिएगा भारत के टोटल 9 राज्य जो है ये समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करता है? भारत के टोटल 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करते हैं कि 8 राज्य, यहाँ पे 8 देख रहे होंगे, तो भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिए दोस्तों कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है यानी कि टोटल 8 राज्य कर्क रेखा होकर गुजरती है। सवाल क्या था कि भारत के कितने राज्य समुद्र सीमा के साथ साझा करता है? भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 3, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य करता है। कौन कौन सा? अगर हम बात करें सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात, ठीक है, गुजरात। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। उस बाद लिख सकते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तीसरा क्या हो जाएगा? पंजाब। याद रखिएगा यानी कि भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। याद रखिएगा सबसे पहला हो जाएगा राजस्थान जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अगर हम 2 के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा कि लद्दाख में कितना जिला है दोस्तों? लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। याद रखिएगा लेह और कारगिल जो है लद्दाख में 2 जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए कि लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिला है। कौन कौन सा? लेह और कारगिल। ठीक है, कारगिल। अच्छा, कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये 1999 में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, 1999 में। ठीक है, याद रखिएगा 1999 में कारगिल युद्ध। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अभी आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है दोस्तों? ये लेह यानी कि लद्दाख के राजधानी लेह में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों लद्दाख, यानी लद्दाख की राजधानी लेह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल देखेंगे, 8 नंबर सवाल। ठीक है, 8 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने है कि विश्व के इतिहास में, ठीक है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। सवाल क्या है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। या ध्यान रखना है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 में होता है। याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है दोस्तों, सॉरी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी, ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा कब हुई थी, 6 अगस्त 1945। कह सकते हैं कि पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, यानी कि पहला परमाणु गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। याद रखिएगा कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। कहां गिराया गया था, हिरोशिमा पर। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिरोशिमा पर गिराया गया था पहला परमाणु बम। ठीक है, किसके द्वारा गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा। सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। याद रखिएगा 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, यानी सवाल कर रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो हुआ था 6 अगस्त 1945 को। ये पहला परमाणु गिराया गया था। दूसरा परमाणु गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। पहला परमाणु कहां गिराया गया था, हिरोशिमा पर, और दूसरा परमाणु जो गिराया गया था ये नागासाकी पर गिराया गया था। कहां गिराया गया था, नागासाकी पर गिराया गया था दूसरा परमाणु बम। कौन गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। कहां गिराया था, जापान के ऊपर गिराया था। याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पहला परमाणु जो गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसका बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। याद रखिएगा क्या नाम था बम का नाम, लिटिल बॉय। ये दोस्तों लिटिल बॉय। अगर हम बात करते हैं दूसरा परमाणु जो गिराया गया था नागासाकी पर, उसका क्या नाम था, उसका नाम था फैट मैन। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा परमाणु कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को, दूसरा 9 अगस्त 1945 को। ये 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों, मुख्यालय से स्थित है न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों इसमें टोटल कितना देश शामिल है, इसमें टोटल 193 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, 193 देश शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। यानी सवाल है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु बम आपदा कब हुई थी, तो हुआ था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। उसके बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। किसके ऊपर, जापान के ऊपर। याद रखिएगा। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। उस बम का क्या नाम था, उस बम का नाम था फैट मैन नाम था। याद रखिएगा, जो कहां गिराया गया था, नागासाकी पर गिराया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग का। सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। सवाल है 9 नंबर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। याद रखिएगा सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था। याद रखिएगा कि सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज, रमन, याद रखिएगा रमन प्रभाव, ठीक है, रमन प्रभाव का खोज किसने किया था दोस्तों। याद रखिएगा कि रमन प्रभाव का खोज किया था सीवी रमन। याद रखिएगा कि सीवी रमन, ठीक है दोस्तों, सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था। याद रखिएगा रमन प्रभाव का खोज किसने किया था, तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था, जिसके चलते 28 फरवरी को खोज किए थे रमन प्रभाव का। किसने किया था, सीवी रमन ने ही। याद रखिएगा, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था। 28 फरवरी को खोज किए थे। कब किए थे, 28 फरवरी को। इसीलिए रमन प्रभाव यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 9 जनवरी के बारे में, याद रखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। याद रखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वो 1893 को गए थे। कब गए थे, 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। लौटे कब थे, लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को
क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को राष्ट्रीय और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। यहाँ पे क्या दोस्तों, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को यहाँ पे लिख देते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, याद रखिएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी को। रमन प्रभाव ने 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव को खोज किया था। किसने किया था? सीवी रमन ने किया था। याद रखिएगा, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि फ्रंटियर गांधी। याद रखिएगा कि 10 नंबर सवाल है दोस्तों कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कि फ्रंटियर गांधी कहा जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी। याद रखिएगा फ्रंटियर गांधी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। याद रखिएगा दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। याद रखिएगा कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार केसरी। ठीक है दोस्तों, तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। याद रखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहकर संबोधित किए थे? तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहकर संबोधित किए थे? तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। अब आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहकर संबोधित किए थे? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहे थे? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किए थे। याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किए थे। किसने किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यह भी आपको ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना किए थे। आपको ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना किसने किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने जन मन गण की रचयिता किए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। तो सवाल था कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। किसने कहा था?
सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, और बिहार श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि वर्तमान में, याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। अगर हम बात करते हैं इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? CAG कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CAG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? CAG का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। याद रखिएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कैग का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको अगर हम बात करते हैं कैग किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में किया गया। देखिएगा कि कैग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद किसमें किया गया दोस्तों? 148 में किया गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो दोस्तों वर्तमान में ये 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। कैवे है? 14वें है। याद रखिएगा कि 14वें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन है दोस्तों वर्तमान में भारत के? तो भारत के राष्ट्रपति है, याद रखिएगा कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें राष्ट्रपति है। कैवे राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये कहां के रहने वाली है? तो ये उड़ीसा के रहने वाली। याद रखिएगा ये उड़ीसा के रहने वाली है। कौन? उड़ीसा के रहने वाली है। याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू है जो दोस्तों उड़ीसा के रहने वाली है। द्रौपदी मुर्मू क्या दोस्तों? ये आदिवासी महिला। याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये आदिवासी महिला है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं राजीव महर्षि के बारे में बात करते हैं, राजीव महर्षि कौन थे दोस्तों? ये राजीव महर्षि जो है ये भारत के पहले थे, यानी कि 13वें थे। याद रखिएगा राजीव महर्षि जो है ये 13वें कौन थे? 13वें थे। ठीक है, 13वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले थे राजीव महर्षि। राजीव महर्षि के बाद कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यानी कि कैग, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है? भारत के राष्ट्रपति है। ये उड़ीसा के रहने वाली है, ये आदिवासी महिला है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके संबंध। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि लोथल जो है दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल क्या है दोस्तों? लोथल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह। याद रखिएगा कि लोथल जो है ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। याद रखिएगा कि लोथल क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। याद रखिएगा क्या है दोस्तों? हड़प्पा कालीन बंदरगाह है लोथल। लोथल कहां स्थित है? लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लोथल क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। कौन सा नदी? भोगवा नदी। ठीक है, याद रखिएगा लोथल कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। सवाल क्या था कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोगवा नदी किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए देखो तो क्षिप्रा नदी देख रहे हैं। क्षिप्रा नदी किसके किनारे स्थित है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के किनारे कौन सा नदी स्थित है? उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा कि उज्जैन जो है दोस्तों उज्जैन के किनारे स्थित है क्षिप्रा नदी। याद रखिएगा। ठीक है, भोगवा नदी यानी कि लोथल। ठीक है, गोमती नदी अगर हम बात करते हैं कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ठीक है, वैगई नदी याद रखिएगा कि वैगई। मदुरई किस नदी किनारे स्थित है? मदुरई जो है ये वैगई नदी किनारे स्थित है मदुरई। याद रखिएगा कि मदुरई जो है
ये किस नदी किनारे स्थित है? मदुरै, यानी कि वैगई नदी किनारे स्थित है मदुरै। ठीक है, याद रखिएगा। तो सवाल क्या था कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है लोथल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उज्जैन जो है शिप्रा नदी किनारे स्थित है उज्जैन। ठीक है, और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है, और मदुरै जो है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है ये मदुरै में है। याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर, ठीक है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों ये मदुरै में स्थित है। याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में, और मदुरै जो है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बढ़ाने के लिए आवश्यक है? देखिए दोस्तों, इसमें विटामिन के होगा। याद रखिएगा कि विटामिन के, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आप देख रहे होंगे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसमें हम ई ऑप्शन नंबर में जोड़ सकते हैं। ई में जोड़ दीजिए विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के ऐड कर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, आपको ध्यान देना है। याद रखिएगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। याद रखिएगा कि फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, फिलोक्विनोन जो है ये क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन ये क्या होता है? फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। याद रखिएगा कि रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। याद रखिएगा। विटामिन बी यानी कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है दोस्तों? थायमीन होता है। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। याद रखिएगा कैल्सीफिरॉल। ठीक है, कैल्सीफिरॉल जो है ये विटामिन किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से याद रखिएगा रतौंधी होता है। क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए विटामिन बी यानी कि विटामिन बी1 यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है विटामिन बी यानी कि बी1 की कमी से। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है रक्त का थक्का, सॉरी विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी रोग। क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। याद रखिएगा दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो सवाल था कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के ऑप्शन में नहीं था विटामिन के, इसलिए हम ऐड कर दिए ऑप्शन नंबर ई करके ऐड कर दिए विटामिन। ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी या फिर बी1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला सवाल है आपके सामने इजराइल। सवाल 14 नंबर सवाल है कि इजराइल की राजधानी क्या है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की राजधानी क्या है? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेरूशलेम। ठीक है, जेरूशलेम जो है ये राजधानी है इजराइल का। राजधानी क्या है दोस्तों इजराइल का? इजराइल का जो राजधानी है ये क्या है दोस्तों? ये है जेरूशलेम। जेरूशलेम जो है ये वर्तमान में इजराइल की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं अम्मान, ये अम्मान किसकी राजधानी है? अम्मान जो है दोस्तों ये जॉर्डन की राजधानी है। याद रखिएगा कि जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। याद रखिएगा कि जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों? अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है। बेरूत किसकी राजधानी है? बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी। याद रखिएगा कि लेबनान, ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है दोस्तों? लेबनान एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है? बेरूत होता है। जेरूशलेम किसकी राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम। याद रखिएगा इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? जेरूशलेम। सबसे ज्यादा यहूदी, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा यहूदी कहां होता है? सबसे ज्यादा, ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा यहूदी किस देश में पाया जाता है? सबसे ज्यादा यहूदी, ठीक है, यहूदी, सबसे ज्यादा यहूदी किस देश में पाया जाता है दोस्तों? तो इजराइल में सबसे ज्यादा यहूदी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री कौन सा देश है, यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां पाया जाता है, किस देश में? तो इंडोनेशिया देश में, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पाया जाता है, जिसकी राजधानी क्या होता है? जकार्ता, ठीक है, याद रखिएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या होता है? जकार्ता, ठीक है। तो सवाल क्या था कि इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम जो इजराइल की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कीव, तो कीव किसकी राजधानी है? याद रखिएगा, अभी आप देख रहे हैं वो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो कीव की राजधानी यानी यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगा? कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है, कीव, ठीक है। जेलेंस्की, यानी याद रखिएगा जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है। सवाल क्या था कि इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों? अम्मान, याद रखिएगा, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। बेरूत किसकी राजधानी है? लेबनान एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? बेरूत, और कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, ठीक है, याद रखिएगा 15 नंबर सवाल है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 56 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखिए दोस्तों कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के तहत क्या लगता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगता है पूरे देश में। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 360 में कौन सा आपातकाल लगता है? वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 में, वित्तीय आपातकाल, ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है। याद रखिएगा दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 में, याद रखिएगा संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन का जो उल्लेख है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो सवाल क्या था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, उसके बाद संविधान संशोधन, याद रखिएगा कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 368 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, जो 15वें राष्ट्रपति, याद क्या राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति है। याद रखिएगा कहां की रहने वाली है? ये ओडिशा की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के कौन से जिला से? तो ओडिशा में एक जिला है मयूरभंज, याद रखिएगा मयूरभंज एक जिला है, यही की रहने वाली है कौन? ये आदिवासी महिला, कौन? राष्ट्रपति जो है ये आदिवासी महिला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग का कि कर्क रेखा, याद रखिएगा कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सवाल क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हम यहां से समझ सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से? यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि टोटल 8 राज्य से गुजरता है। कौन? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा जो है ये कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा, याद रखिएगा, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से तीनों राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा भारत के। सबसे पहला राज्य लिख देते हैं हम, सबसे पहला राज्य है गुजरात दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात, ठीक है, सबसे पहला गुजरात, दूसरा गुजरात, राजस्थान, याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, तीसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। चौथा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद पश्चिमा क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड। छठा क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 त्रिपुरा, याद रखिएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और सब 8वां क्या हो जाएगा मिजोरम, याद रखिएगा। टोटल 8 राज्य जो गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओडिशा जो है ये कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने कि वास्को डी गामा भारत के मार्ग का खोज कब किए थे। याद रखिएगा कि वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग का खोज किया था 1498 में। याद रखिएगा कब किए थे 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग का खोज कब किए थे 1498 ईस्वी को। आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं कि 1492 ईस्वी को किसका खोज था तो अमेरिका का खोज किया था। याद रखिएगा कि अमेरिका, ठीक है दोस्तों, अमेरिका का खोज कब हुआ था तो अमेरिका का खोज हुआ था 1492 ईस्वी को। किसने किया था तो कोलंबस ने किया था। याद रखिएगा कोलंबस, ठीक है, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस, याद रखिएगा कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। ये आपको ध्यान रखना है कब किए थे तो 1492 ईस्वी को। 1469 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। आपको ध्यान रखना है डेट, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये 1469 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था 1469 ईस्वी को। 1336 ईस्वी को क्या हुआ था तो 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था दोस्तों तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वो 1336 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था तो हरिहर एवं बुक्का दो भाई था जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा कि हरिहर एवं बुक्का ने मिलकर, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने मिलकर, हरिहर बुक्का दो भाई थे जिन्होंने मिलकर 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो 1469 ईस्वी को क्या हुआ था तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था तो पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1492 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों तो अमेरिका का खोज किया गया था। किसके द्वारा तो कोलंबस के द्वारा। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, याद रखिए कि अमेरिका जो अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। कब मनाता है 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। याद रखिए दोस्तों अमेरिका की जो राजधानी है ये क्या है दोस्तों वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी का मतलब क्या होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। याद रखिएगा वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो है जो बाइडन। याद रखिएगा कि जो बाइडन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों वो क्या है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, क्या है कमला हैरिस। याद रखिएगा कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस जो है ये वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे स्थित है, वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी किनारे स्थित। याद रखिएगा कि वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि पोटोमेक नदी किनारे कौन से स्थित है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो सवाल क्या था कि वास्को डी गामा भारत के मार्ग कब खोज किए थे 1498 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग के सामने। 18 नंबर सवाल है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे। याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे विश्वामित्र। याद रखिएगा कि विश्वामित्र जो थे ये गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। अगर हम बात करते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया। याद रखिएगा दोस्तों कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं 10 मंडल होते हैं। कितने सूत्र होते हैं याद रखिएगा सूत्र कितने होते हैं दोस्तों 1028 सूत्र होते हैं। याद रखिएगा कि 1028 सूत्र होते हैं, 10 मंडल होते हैं। यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया। किस मंडल में तो तीसरे मंडल में। याद रखिएगा कि तीसरे मंडल में, ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। कौन सा मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र
का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। देखिएगा कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 10 मंडल होते हैं और 9वें मंडल में, याद रखिएगा कि 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? सोम का उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है, याद रखिएगा ऋग्वेद। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद, सामवेद। याद रखिएगा कि सामवेद, ठीक है, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद। तीसरा क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद तीसरा हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी कि टोटल 4 वेद होते हैं। अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद जो है टोटल 4 वेद है। सबसे नया वेद क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। जादू टोना का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में किया गया। याद रखिएगा कि जादू टोना का जो उल्लेख है किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है जादू टोना का उल्लेख। अगर हम बात करते हैं कि गायत्री मंत्र रचना कौन कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। याद रखिए ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया जिसमें होते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, यानी कि 4 वर्ण का उल्लेख किया गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक कौन थे? याद रखिएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? तो पंचतंत्र के जो लेखक थे वो तो विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा जो थे ये पंचतंत्र के लेखक थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा, विश्वामित्र। याद रखिएगा कि विश्वामित्र जो है दोस्तों ये गायत्री मंत्र के रचनाकार है। अगर हम बात करते हैं वेद व्यास के बारे में, याद रखिएगा वेद व्यास महाभारत के यानी कि महाभारत किसका है? वाल्मीकि। यानी कि महाभारत के रचिता कौन है? महाभारत। याद रखिएगा कि महाभारत के रचिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास। और वाल्मीकि रामायण के रचिता। याद रखिएगा कि वाल्मीकि जो है ये रामायण के रचिता है। याद रखिए वेद व्यास महाभारत के रचिता है और वाल्मीकि रामायण के रचिता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग के सामने कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों ये 1907 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 1905 के बारे में तो 1905 में हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन जो है दोस्तों ये 1905 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। या आपको ध्यान रखना है कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था और किसके द्वारा रद्द किया गया था तो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था ये 1911 में रद्द हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शासनकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगर हम बात करते हैं 1906 के बारे में तो 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि 1906 में, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1906 में किसने किया था? तो आगा खां ने किया था। याद रखिएगा कि आगा खां, याद रखिएगा कि आगा खां ने मुस्लिम लीग का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1906 में किए थे। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। अगर 1908 के बारे में बात करते हैं कि खुदीराम बोस को, याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था ये 1908 में ही दिया गया था। याद रखिएगा कि खुदीराम बोस, ठीक है दोस्तों, खुदीराम बोस, ठीक है, याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था, खुदीराम बोस को फांसी ये कब दिया गया था? यानी खुदीराम बोस की मृत्यु कब हुई थी? 1908 में हुई थी। कब दिया गया था खुदीराम बोस की फांसी? 1908 में। सवाल है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? 1907 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग के सामने, सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि सोना का संकेत AU होता है। क्या होता है? AU।
अगर हम बात करते हैं कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि परमाणु संख्या कितना होता है सोना का। सोना का जो परमाणु संख्या होता है, याद रखिएगा कि सोना का जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों, ये कितना होता है, 79 होता है। याद रखिएगा कि 79 सोना का परमाणु संख्या होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Au। Au जो है ये सोना का संकेत है, याद रखिएगा सोना का संकेत क्या होता है, Au। अगर हम बात करते हैं संकेत क्या होता है, संकेत Au होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 79 होता है। अगर हम बात करते हैं Hg के बारे में, Hg क्या होता है दोस्तों, पारा होता है। याद रखिएगा पारा जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। याद रखिएगा Ag क्या होता है दोस्तों, चांदी होता है। याद रखिएगा Ag किसका संकेत है, ये चांदी का है। याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। याद रखिएगा देखिए दोस्तों G कितना नंबर पे आता है, G आता है 7 नंबर पे। याद रखिएगा ABCD में G आता है 7 नंबर पे। इसी तरह से 7, याद रखिएगा 47, ठीक है, यहाँ पे G भी 7 नंबर पे, 7 भी आता है, यानी कि 47 जो है किसका परमाणु संख्या है, चांदी का है। आपको ध्यान रखना है। Pb क्या होता है दोस्तों, Pb होता है 82, यानी कि Pb को Pb का किसका संकेत है, ये सीसा का संकेत है Pb। याद रखिएगा किसका संकेत है, सीसा का है। Pb क्या होता है, Pb 82 होता है। क्या होता है, Pb 82 होता है। याद रखिएगा चांदी का संकेत क्या होता है, Ag होता है, चांदी 47 होता है परमाणु संख्या, Hg पारा 80 होता है, और सोना का संकेत क्या होता है, यानी कि सोना का संकेत क्या होता है दोस्तों, Au होता है सोना का संकेत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी लाइव देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप जहां भी, और लाइक कीजिए, जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है दोस्तों हम लोग के सामने। सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। याद रखिएगा सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। अगर हम बात करते हैं कि एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। याद रखिएगा सवाल है कि भारत में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक, याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। यानी सवाल क्या पूछ रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लेकिन एमएस स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। अगर सवाल पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा कि विश्व में, याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, याद रखिएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा कि नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति, यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या है दोस्तों, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। याद रखिएगा त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, गौतम बुद्ध। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। याद रखिएगा गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी। याद रखिएगा कि लुम्बिनी जो वर्तमान में पड़ता है कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, नेपाल में। याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। याद रखिएगा कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गौतम बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे पहला जो उपदेश दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, सारनाथ में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। याद रखिएगा गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिए थे। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की जो अवस्था में घर को त्याग कर दिए थे और 6 साल तक कड़ी तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे किस नदी किनारे, तो फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको,
तो गौतम बुद्ध को। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश, और प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों राजगिरी में हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, और तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, यानी कुंडल वन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा, चतुर्थ कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल दोस्तों हम लोग के सामने कि मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई थी? याद रखिएगा कि मुगल वंश का जो स्थापना हुआ था ये किसने किया था? ये बाबर ने किया था। याद रखिएगा कि बाबर ने मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल वंश ने बाबर ने बाबर का स्थापना किया था, यानी कि बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों पानीपत का कब हुआ था? दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1556 ईस्वी को। याद रखिएगा 1556 को। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी को। याद रखिएगा तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 को हुआ था तीसरा युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी को हुआ था। मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश का जो स्थापना भारत में हुआ था ये 1526 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1556 में ईस्वी हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी को, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 ईस्वी को हुई थी। किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल वंश का स्थापना हो गया था भारत में। याद रखना। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं 1191 ईस्वी को। ठीक है, अगर हम बात करते तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तराइन। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी को। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 को तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को। प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीछ हुआ था। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं कि 1576 में क्या हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? ये 1576 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी को प्लासी का लड़ाई हुआ था। याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। सवाल था कि मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 ईस्वी। एक छूट गया है बक्सर का युद्ध। याद लिख लीजिएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 24 नंबर सवाल। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? यानी कि भारत में शासन किसकी थी? वो लॉर्ड कैनिंग का था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, स्थानीय स्वशासन का जनक। याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है?
स्थानीय स्वशासन का जो जनक है किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। वर्ना प्रेस कूलर एक्ट को रद्द किसने किया था? याद रखिएगा कि वर्ना कूलर प्रेस एक्ट, वर्ना कूलर प्रेस एक्ट, याद रखिएगा कि वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? याद रखिएगा कि वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था दोस्तों? तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने वर्ना कूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853 को, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलगाड़ी चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राममोहन राय ने दोनों मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राममोहन राय ने मिलकर 1829 ईस्वी को, याद रखिएगा कि 1829 ईस्वी को सती प्रथा का अंत किया था, यानी कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राममोहन राय ने मिलकर 1829 ईस्वी को सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगर आप बात करते हैं राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय। याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल था कि भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आज का लास्ट सवाल 25 नंबर सवाल। ठीक है, 25 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? सवाल है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? तो जे.ए. हिक्की ने किया था। किसने किया था? जे.ए. हिक्की ने किया। कौन सा समाचार पत्र था? तो बंगाल गजट। याद रखिएगा कि बंगाल गजट जो है, बंगाल गजट, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि बंगाल गजट जो है जे.ए. हिक्की ने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन की रचना किए थे, यानी जन गण मन की रचना किसने किए थे? जन गण मन। याद रखिएगा कि जन गण मन की रचयिता किसने किए थे दोस्तों? ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करते हैं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचयिता किए थे वंदे मातरम का। लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोटल मेरा 25वां सवाल था कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? जे.ए. हिक्की ने किया था। उसका क्या नाम था? बंगाल गजट था। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था टोटल 25 सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेवा समाप्त हो गया दोस्तों। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।